श्रोताओं नमस्कार, मैं संकल्प मिश्रा आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर शमशेर द्विवेदी, जो कि वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और आज बातचीत का विषय रहेगा पार्किंसंस डिजीज, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार आम लोगों को नहीं पता होता है, उनकी जानकारी के लिए ये किस तरह की बीमारी है और सबसे पहले लोगों की नज़र में जब आई तो किस रूप में आई थी? आज से करीब 150 साल पहले एक डॉक्टर थे जेम्स पार्किंसन, जिन्होंने सबसे पहले 9 मरीजों का वर्णन किया जिनको ये बीमारी थी, और उन्हीं के नाम पे इस बीमारी का नाम पार्किंसन डिजीज़ पड़ा। और उन्होंने देखा कि ये 9 मरीज़ जो उनके थे वो प्रैक्टिस करते थे न्यूरोलॉजी की। उस समय ज़्यादा इलाज थे नहीं। इन सबों में कुछ खास लक्षण उन्होंने पाए। एक तो ये देखा कि उनके हाथ कांपते हैं, दूसरा उन्होंने देखा कि वो आगे की तरफ झुक के चलते हैं, तीसरा उन्होंने देखा कि उनकी चाल जो है वो धीमी हो गई है और उनके पग जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं। इन 4-5 लक्षणों को जब देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा ये कोई एक विशेष प्रकार की बीमारी है, और उसका नाम फिर पार्किंसन डिजीज रखा गया। डॉक्टर साहब, अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो इंडिया में लगभग 70 लाख लोग पार्किंसंस डिजीज से पीड़ित हैं जी। अभी अगर हम पार्किंसंस डिजीज के बारे में जानना चाहें तो क्या इसका कोई इलाज है, और किसी मरीज को अगर पार्किंसंस के सिम्टम दिखाई देते हैं तो उसे कैसे समझना चाहिए इस बीमारी को, और डॉक्टर के पास कैसे अप्रोच करना चाहिए? पार्किंसंस डिजीज में एक मस्तिष्क के विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसे सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं, और इसका क्षय होने लगता है। अभी हमें ये नहीं पता पक्की तरह से कि ये क्यों क्षय होने लगता है, लेकिन अमूमन ये 50-55 साल के पश्चात धीरे धीरे ये क्षय होता है। और जब वो क्षय होता है तो एक स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है जब सबसे पहला लक्षण जो आता है वो होता है हल्का ट्रेमर, यानी हाथ की कंपन। वो हल्की होती है शुरू में, कई बार मरीज को समझ में भी नहीं आता है, और जब वो चलते हैं तो उनको कई बार लगता है कि उनका हाथ पूरा स्विंग नहीं कर रहा है। मतलब पूरा जैसे आदमी चलता है तो कभी दायां और कभी बायां हाथ हिलते हैं, वो हिलना कम हो जाता है, तो उनको लगता है कि शायद उनके कंधे में कोई अकड़न आ गई है, कंधे के जोड़ की बीमारी समझ बैठते हैं। और चलने में जो पैरों में एक खिंचाव सा रहता है, उसकी वजह से उनको कई बार वो कमर की बीमारी समझ बैठते हैं। तो इसमें होता क्या है कि शरीर में एक अकड़न होती है। अमूमन देखा जाता है ये एक तरफ से शुरू होता है, चाहे दाईं ओर या बाईं ओर शरीर के। तो लगेगा मरीज को कि ये दायां पैर मेरा जो है घसीट घसीट के चल रहा है, इसमें ज़्यादा ताकत लग रही है, पैर में अकड़न लग रही है, कंधे में दर्द हो रहा है। तो कई बार ये ऑर्थोपेडिक्स में चले जाते हैं। लेकिन अगर कभी कंपन हो हाथों में हल्की भी और साथ में अकड़न हो तो हमेशा पार्किंसन डिजीज रूल आउट करना चाहिए। इस समय अगर किसी मरीज को पार्किंसंस डिजीज डॉक्टर द्वारा कंफर्म किया जाता है तो वर्तमान में उपचार की विधियां क्या-क्या हैं, किस तरह की दवाइयां अभी मौजूद हैं, और किस तरह का अप्रोच मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने से अभी पार्किंसंस के इलाज में लिया जा रहा है? पार्किंसन डिजीज का इलाज वह किस स्टेज में है, कितना आगे बढ़ चुका है, इस पर निर्भर करता है। शुरुआत जब दौर होता है और न्यूरोलॉजिस्ट समझ लेते हैं कि ये पार्किंसन डिजीज़ ही है, तो उसको दवाइयाँ लो डोज में दी जाती हैं, कोई बहुत भारी भरकम दवाइयाँ नहीं जाती हैं, लेकिन उसी समय से फिजियोथेरेपी और कुछ एक्सरसाइजेस पे बल दिया जाता है। पार्किंसन डिजीज़ आदमी को अपने दैनिक क्रिया चलने फिरने से रोकता है, और अगर आप उसकी गिरफ्त में आ गए और आपने चलना फिरना छोड़ दिया तो वो और तेजी से बढ़ता है। तो लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। तो मनुष्य को, जिसको पार्किंसन डिजीज है, उसको फाइट करने के लिए अपना सारा काम खुद करना चाहिए, मदद नहीं लेनी चाहिए। जितना मदद लेंगे बीमारी उतनी बढ़ेगी। तो रोज़ व्यायाम करना, वो विशेष प्रकार के हल्के फुल्के व्यायाम है वो आप कर सकते हैं। अपने दैनिक दिनचर्या में लोगों की मदद के बिना खुद काम करना। फैमिली मेंबर्स को भी ये चाहिए कि पार्किंसन डिजीज पेशेंट को एनकरेज करें, बोलें कि खुद काम करें,
लोगों का ये रहता है कि बीमार आदमी है, इसको मदद कर दें। वो जो आदमी की मनस्थिति है उससे बचना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआती दौर में। जब नेक्स्ट स्टेज आता है तो इसकी एक दवा जो आज तक की सबसे अच्छी दवा पार्किंसन डिजीज की है, उसको लीवोडोपा कहते हैं। वो 1970 के आसपास उसका आविष्कार हुआ था, और ये एक प्रकार का केमिकल है जिसकी कमी से पार्किंसन डिजीज पैदा होता है। तो ब्रेन में इस केमिकल की कमी हो जाती है, और इसको आप गोली के रूप में देके उस कमी की भरपाई करते हैं, तो उससे पार्किंसन डिजीज पेशेंट को रिलीफ मिलता है। लेकिन 6-7 साल के बाद ऑन एन एवरेज ये दवाइयां असर करना कम कर देती हैं, और तब आदमी के लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, और आदमी गिरने लगता है, हाथ पैर बहुत ज्यादा कांपने लगते हैं, शरीर में कंपन होने लगती है। और उस समय ये एक स्टेज आता है जब डीप ब्रेन स्टिमुलेशन नाम की सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो यानी इलाज जो है हर स्टेज पे अलग भिन्न है, लेकिन हर स्टेज में एक चीज कॉमन है, फिजिकल एक्टिविटी मरीज की बीमारी को आगे बढ़ने से रोकती है। निश्चित ही डॉक्टर साहब, आपने बताया कि एक्सरसाइज का कितना महत्व है इस बीमारी को मैनेज करने के लिए। हमने अक्सर सुना है या अपने स्कूल की किताबों में पढ़ा है, डोपामीन जो हार्मोन है वो उत्साह से जोड़ करके देखा जाता है उसे, लेकिन उसका पार्किंसन से क्या रिश्ता है, ये थोड़ा समझाने की कोशिश। ये जो अभी मैं कोशिकाओं का जिनका जिक्र कर रहा था, जिसे सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं, ये कोशिकाएं ही मस्तिष्क में डोपामीन प्राकृतिक रूप से पैदा करती हैं। इन कोशिकाओं के क्षय की वजह से डोपामीन की कमी हो जाती है, और हमारे अंदर जो किसी भी क्रिया को या काम को करने का ड्राइव होता है, मोटिवेशन होता है, वो डोपामीन से आता है। और उसकी कमी की वजह से जो फिजिकल सिम्टम होते हैं, चलने में दिक्कत, छोटे पग, अकड़न, ये सारे के अलावा ऐसा मरीज जो है उसके अंदर कोई भी काम करने की जो इच्छा शक्ति है वो भी कम हो जाती है। तो लीवोडोपा जो है डोपामीन का एक स्वरूप है, वो जब आप देते हैं तो ब्रेन मस्तिष्क में डोपामीन का लेवल बढ़ता है, और उसके बढ़ने से इसके लक्षण तो कम होते ही हैं, साथ में अंदर की जो ऊर्जा है आदमी की किसी भी काम को कार्यान्वित करने की, उसमें भी वृद्धि होती है। पार्किंसंस डिजीज को लेकर के अक्सर ये कहा जाता है कि मरीज एक फेज में आकर के उनका चेहरा भावहीन होने लगता है, इसका क्या कारण है वो थोड़ा बताइए। तो जिस प्रकार हम जब बैठते हैं तो हमें पता नहीं रहता, अनायास हमारे चेहरे की मांसपेशियां जो हैं वो कार्यरत रहती हैं। अचानक आप उदास होते हैं कुछ मांसपेशियां आप ललाट पे या आंख के आसपास सिकुड़ जाती हैं, तो दूसरे को पता चल जाता है कि ये दुखी है। हंसने लगते हैं तो दोनों तरफ मुंह के कोने हैं वो फैल जाते हैं, उससे एक हंसने का बोध होता है, आदमी खुश है। ये मूवमेंट भी, जिस तरह से हाथ पैर के मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, ये मूवमेंट भी स्लो हो जाते हैं, इसीलिए वो मास्क की तरह लगता है। कोई उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन आ ही नहीं पाता है, क्योंकि ये मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं या कम कर देती हैं। डॉक्टर साहब, जब आपके पास पेशेंट आते हैं और जब इस बीमारी को मैनेज करने की प्रक्रिया चल रही होती है, मानसिक रूप से क्या असर होता है मरीज पर, क्या कोई विशेष असर होता है, और उसको मैनेज कैसे करने की कोशिश की जाती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो जिस प्रकार से शरीर में शिथिलता आ जाती है, उसी प्रकार जो सोचने की प्रक्रिया है उसमें भी स्लोनेस या शिथिलता आ जाती है। आप उनसे अगर पूछेंगे एक मरीज से कि अच्छा बताओ आज तुमने नाश्ते में क्या खाया, तो अगर मैं आपसे पूछूं आप तुरंत बता देंगे आज सुबह मैंने पराठा खाया, दही खाया, ये खाया, वो खाया। लेकिन एक पेशेंट जो पार्किंसन डिजीज का है वो उत्तर तो दे लेगा, लेकिन उसको हो सकता है 15 से 20 सेकंड लग जाए, वो धीरे धीरे देगा। सही उत्तर तक पहुंचने में उसको ज्यादा वक्त लगेगा। इसको अंग्रेजी में ब्रैडीफ्रीनिया कहते हैं। ब्रैडीफ्रीनिया मीन्स स्लोनेस ऑफ थॉट प्रोसेस। वो आदमी उत्तर तो आपका देगा, उसके दिमाग में जो लेकिन सोचने की प्रक्रिया है उस उत्तर तक, सही उत्तर तक पहुंचने के लिए वो धीमी हो जाती है। तो ऐसे पार्किंसंस के पेशेंट हैं, वो धीरे धीरे सोचते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, और आगे जाके कुछ हद तक उनमें याददाश्त की भी परेशानी बहुत एडवांस केस में आ सकती है। इसके अलावा पार्किंसन के पेशेंट में अपनी बीमारी की वजह से तरह तरह की एक इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं। आदमी को लगता है कि आगे मेरा क्या होगा, मुझे कौन देखेगा, इस तरह की भावनाएं से ग्रसित हो जाता है, और उसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन पार्किंसन डिजीज के साथ काफी कॉमन है। ऑलमोस्ट 60% जो मरीज है पार्किंसंस के, उनको डिप्रेशन एंजाइटी हो सकती है, और डॉक्टरी जो हमारी गाइडलाइन है उसमें
इस बात की ओर भी ध्यान देने के लिए कहा जाता है, जिससे कि हम उचित दवाइयां जो इसके लिए निर्धारित की हुई हैं गाइडलाइंस में, वो हम दे सकें, जिससे कि इन चीजों को भी हम नजरअंदाज ना करें। तो सोच समझ की कमी और इस बीमारी की वजह से जो आदमी के अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, उसको भी देखना जरूरी है। और फैमिली मेंबर्स को ये कहना जरूरी है कि चूंकि ये चल फिर नहीं पाते हैं, इनकी आउटडोर एक्टिविटी कम ना कर दें। इनको जितना मॉल में जाना है, घूमने जाना है, सोशलाइज करना है, वो जारी रखें, अदरवाइज बहुत जल्दी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। किस एज ग्रुप में ये सबसे कॉमन आपके सामने केसेस आते हैं? क्या कम एज के जो युवक या युवतियां हैं उनमें भी ये बीमारी देखने को मिलती है? ऐसे में परिवार का क्या रोल हो सकता है? कैसे इस बीमारी को मैनेज किया जा सकता है लंबे समय तक कि इंसान जब तक इस दुनिया में है वो हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ रहे? तो पहली चीज ये है कि 90-95% जो मरीज होंगे वो 50 के बाद उनको पार्किंसन डिजीज डेवलप होता है। अगर पार्किंसन की बीमारी किसी को कम उम्र में हो गई, 30 या 40 में हो गई, तो ये अनुवांशिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हो सकता है अनुवांशिक हो, और फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी आगे चल के ये चीज हो सकती है। तो ये तो एक चीज है, लेकिन अमूमन मैंने कहा 90-95% लोगों को 50-55 के बाद ही होता है। दूसरा है फैमिली मेंबर्स का रोल। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, मैं जैसे ही देखता हूँ पार्किंसन का पेशेंट, मैं पेशेंट्स के पूछता हूँ तुम क्या करते हो? वो बोलता है कि मैं इंजीनियर हूँ। क्या काम है तुम्हारा? क्या ऑफिस में बैठता हूँ, ड्रॉ करता हूँ मैप। तो मेरा उससे सबसे पहले निवेदन ये होता है कि तुम अपनी नौकरी मत छोड़ो, अपना काम मत छोड़ो, रोज काम पे 9 to 5 जाओ। वो तुम्हारी बीमारी को आगे बढ़ने से रोकेगा। अगर ये बीमारी हुई और आपने रिटायरमेंट ले ली, तो आप समझिए करेले पे आपने नीम चढ़ा दिया। पार्किंसन डिजीज में आराम जो है वो हराम है। आराम करना ही नहीं है, अपने दैनिक क्रियाओं में, अपनी नौकरी में, और जब तक आप ड्राइव सेफली कर सकते हैं तब तक ड्राइविंग भी करते रहो। कोई भी चीज मत छोड़ो, और पहले से ज्यादा उत्साह के साथ करो। तो ये परिवार के लोगों को भी समझाना इसलिए जरूरत है। जैसे महिलाएं होती हैं कि पति को हो गया पागे, नहीं नहीं तुम बैठो, मैं ले आती हूँ चाय, मैं ले आती हूँ पानी, तुमको जाने की जरूरत नहीं है, मैं शॉपिंग कर आती हूँ, तुम घर में बैठो। ये चीज नहीं होनी चाहिए। उनको अपने साथ बाहर ले जाना, घुमाना फिराना, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये बात और है कि जब पार्किंसन डिजीज एक हद के बाहर आगे बढ़ जाता है तो गिरने के चांस होते हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्चर या कोई चोट लग सकती है। लेकिन उस परिस्थिति में भी एहतियात, आप छड़ी लेके चलिए, छड़ी दे दीजिए लेकिन चलो। अब चले जाइए पार्क में जहां घास है उस पे चलो, जिससे कि आप गिरे तो चोट ना लगे। सीमेंटेड फ्लोर पे मत चलो। घर में आप वॉल टू वॉल कारपेटिंग करा दीजिए। आजकल थिक कारपेट आते हैं और बहुत महंगे नहीं है, तो उनको पूरे कमरे में कर दीजिए। अगर गिर भी जाएगा आदमी तो उसको फ्रैक्चर नहीं होगा, चोट नहीं लगेगी। कमरे में जितने भी फर्नीचर हैं उनके एज गोलाकार, थोड़े राउंड होने चाहिए, ना कि शार्प होने चाहिए। ये कुछ चीजें हैं, अगर आप कर लें तो आदमी चोट से भी बचा रहता है और एक्टिव भी रहता है। क्योंकि चोट से बचना आवश्यक है, लेकिन एक्टिव रहना भी। बार बार मैं दवा से ज्यादा उस पर इसलिए बल दे रहा हूं कि दवा तो डॉक्टर डिसाइड करके 15 मिनट में प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, लेकिन जो मरीज को मैं कहता हूं कि तुम्हारे इलाज में जितना मेरा योगदान है उससे ज्यादा तुम्हारा अपना योगदान। पार्किंसंस दिवस की पूर्व संध्या पर हम ये बात कर रहे हैं। मनुष्यों ने अनेक कठिनाइयों पर जीत हासिल की है। पार्किंसंस की बीमारी को अगर देखते हैं आप, तो आने वाली तकनीक के साथ क्या भविष्य में हम इस बीमारी पर जीत हासिल कर सकेंगे? आप इसके भविष्य को कैसा देखते हैं? क्या पूरी तरह जीत हासिल करना संभव है? बिल्कुल, 3 चीजें हैं। एक तो है एक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जिसका मैंने हल्के से जिक्र किया। वो एक तरह का ब्रेन का पेसमेकर है, जो पहले दवाइयां जब फेल हो जाती थी तो हमारे पास कुछ नहीं रहता था फिजियोथेरेपी के अलावा। लेकिन अब बहुत से ऐसे मरीज जिनमें दवाइयां काम करना बंद कर दिए हैं, वहां हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन से और 10-15 साल खींच सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में 2 चीजें, इस प्रकार की दवाइयां जो शरीर के कोशिकाओं के क्षय को रोक सके, ऐसी दवाइयां पे रिसर्च चल रहा है। तो कोई ना कोई दवा आएगी जो इन सेल्स के क्षय को रोकेगी, और वो सबसे पहली चीज होगी। और दूसरा, अभी तक स्टेम सेल का उपयोग हुआ है। मैंने भी एक ट्रायल था उसमें हिस्सा लिया था, लेकिन स्टेम सेल अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। लेकिन स्टेम सेल पे भी रिसर्च हो रहा है, और सब्सटेंशिया नाइग्रा जैसे सेल तैयार करके स्टेम सेल से
उनको इम्प्लांट करना जो होगा वो एक दूसरा पादान होगा इसके इलाज में। अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, लेकिन जो पहली चीज आएगी वो होगी ऐसी दवाइयां जो जितना क्षय हो गया उतना तो हो गया, लेकिन आगे क्षय से रोक सकेंगी दवाइयां। वो बहुत जल्दी आएंगी, 10-15 साल में आ जाएंगी। निश्चित ही जैसा आप बता रहे हैं, पार्किंसंस डिजीज को लेकर के अगर हम मनुष्यों के भविष्य की बात करें तो उज्जवल ही लगता है। पार्किंसंस डिजीज को लेकर के आपने आकाशवाणी से बहुत ही जरूरी बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।